नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 2 के बारे में बात करने वाले हैं। मिशन प्रेरणा की ये हैंडबुक इस पर्टिकुलर भाग में बहुत टेक्निकल टर्म्स में बात करती है, जो ये बताना चाहती है कि किस तरह से रिमीडियल टीचिंग, किस तरह से ध्यानाकर्षण, किस तरह से लर्निंग गैप को कम करने के लिए एक पूरा प्लान जरूरी है। क्यों मुझे, आपको और हर टीचर को ये जानना नितांत आवश्यक है कि किस तरह से लर्निंग गैप को ब्रिज करने के लिए, इसको मेन स्ट्रीम करने के लिए वो कौन से स्टेप हैं जो हमको लेने चाहिए, किस तरह से इसको प्लान करना चाहिए और किस तरह से स्कूली शिक्षा में इसको इम्प्लीमेंट करते हुए सर्टेन कॉम्पिटेंसी को बच्चों में डेवलप किया जाए। तो मैं इस बात का दावा कर सकती हूँ आपको कि आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन लर्निंग आउटकम एंड इट्स असेसमेंट, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि क्यों ध्यानाकर्षण पे इतना जोर है और क्यों ध्यानाकर्षण पे, क्यों उन टेक्निकल टर्म्स में जो बात की गई है, पूरा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस तरह से आप बच्चों का आकलन करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे और किस तरह से आप एक स्टैंडर्ड वे को मेंटेन करते हुए, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में बैठे हों, किसी भी गांव में बैठे हों, हर बच्चा एक ही तरीके के फॉर्मेट पे किस तरह से जज किया जा सकता है और किस तरह से लर्निंग गैप को हम ब्रिज कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो लर्निंग आउटकम की हम जब बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ के, किसी पर्टिकुलर पार्ट को पढ़कर वो कौन सी कॉम्पिटेंसी है जो एक बच्चे में डेवलप होनी चाहिए, वो क्या है जो सच में बच्चे की क्षमता का विकास करे। तो केवल एक चैप्टर पढ़ के उसके 4 क्वेश्चन को जवाब देके मैं मेरी सफलता को नहीं बता सकती या बच्चे की सफलता को नहीं आंका जा सकता। आंकना वो है कि बच्चों में कुछ क्षमताएं डेवलप हों। फॉर एग्जाम्पल, एक 5th क्लास का बच्चा है जिसने कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक हजारियों सवाल कर रखे हैं, प्लस के, गुणा के और माइनस के। लेकिन जब ये बच्चा एक किराने की दुकान पे जाता है, 200 का नोट अपने साथ लेके जाता है, जिसमें से 175 रुपए का सामान खरीदता है और वापसी अपने साथ अगर 20 रुपए लेके आता है, इस 5 रुपए के गैप को अपनी किसी गलती की वजह से, अपनी गलती की वजह से जिसमें वो जोड़ नहीं कर पाया, घटा नहीं पाया, हिसाब नहीं लगा पाया, तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे और उस पूरे टाइम पर एक क्वेश्चन मार्क है जो उसने पिछले 3 सालों में हजारों सवाल करने में लगाया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हम जोड़ना, घटाना, भाषा का ज्ञान या विज्ञान का ज्ञान केवल पढ़कर मार्क्स लाने के लिए ना करें, बल्कि नॉर्मल जिंदगी में उसको एक कौशल की तरह, कॉम्पिटेंसी की तरह भी यूज कर पाएं। ये फोकस करता है लर्निंग आउटकम। लर्निंग के बाद, अधिगम के बाद उसका क्या रिफ्लेक्शन है, उसकी क्या क्षमताओं का विकास हो रहा है, वो हमारा मेन मोटिव है। तो कई बार मेरे, आपके और हम हजारों लाखों टीचर्स के सामने ये मुद्दा आता है कि जो बच्चा कक्षा 6 का है, वो कक्षा 6 के लायक जो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो क्षमताएं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम, वो बच्चे में नहीं है। पहले भी मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि केसर की रिपोर्ट और प्रथम की रिपोर्ट और कई बार बहुत ऐसे सर्वेज ये शो करते हैं कि बच्चों का जो एक्चुअल लेवल ऑफ लर्निंग है और जो एक्सपेक्टेड डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्निंग है, उसमें एक अच्छा खासा गैप है। तो ये गैप जो है, यही वो लर्निंग गैप है जो मैं जानती हूँ और जो मुझे मेरी कक्षा के अनुसार, अपने सब्जेक्ट के अनुसार जानना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो एक्चुअल लर्निंग गैप है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा 3 के बच्चे को ABCD तो आनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक बच्चे का एडमिशन कक्षा 3 में होता है और कक्षा 3 में जब टीचर कहती है कि एप्पल लिखो, तो बच्चा लिख ही नहीं पाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं ए कैसे बनाया जाता है। तो डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटकम ये है कि बच्चे को ABCD आना चाहिए, 5 फलों के नाम, 10 फलों के नाम या 15 फलों के नाम तो आने ही चाहिए, और एप्पल तो हमेशा शुरू में ए फॉर एप्पल ही होता है, तो बच्चे को आना चाहिए। डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटकम है और एक्चुअल लेवल ये है कि उसको नहीं आता। तो ये जो इन दोनों मानकों का अंतर है वो है लर्निंग गैप, राइट। तो इस लर्निंग गैप को किस तरह से असेस करें, किस तरह से एक प्लान बनाएं कि इस लर्निंग गैप को हम ब्रिज करते हुए कॉम्पिटेंसी पे काम कर सके, लर्निंग आउटकम पे काम कर सके। तो ध्यानाकर्षण इसके बारे में बात करने वाला है। इस गैप को असेस करना ना केवल टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है और अभिभावक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहले टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ और अगर मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं तो मुझे बहुत ये जानना जरूरी है कि मेरा कौन सा बच्चा किस पर्टिकुलर क्षमता को पूरा नहीं करता, किस पर्टिकुलर क्षमता, किस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम पे वो कमजोर है, ताकि मैं अपना एक प्लान ऑफ एक्शन बना पाऊँ।
कि मेरे कितने बच्चे को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, मेरे वो कौन से बच्चे हैं जो एक पर्टिकुलर क्षमता पे विशेष योग्यता रखते हैं, मेरे कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी उस क्षमता को अचीव करने के लिए अपना प्रयासरत हैं, और ऐसे कौन से बच्चे हैं जो अभी तक उस तरफ उनका उन्मुखीकरण हुआ ही नहीं है। तो मुझे तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग प्लान ऑफ एक्शन की ज़रूरत होगी, जो हो ही नहीं सकता अगर मैं उनकी क्षमताओं का, उनकी लर्निंग आउटकम का, उनकी कॉम्पिटेंसी का आकलन ना करूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए, उसकी अपनी प्रोग्रेस के लिए, क्लास की प्रोग्रेस के लिए और एक एक्शन प्लान के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण में कि मुझे क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है और कैसे पहुँचना है, जिसके लिए असेसमेंट बहुत ज़रूरी है लर्निंग आउटकम का। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर बच्चा पहले ही सीढ़ी में कमज़ोर होगा तो आगे की उसकी सारी सीढ़ियाँ कमज़ोर होती चली जाएंगी, क्योंकि जब वो खड़ा ही होना नहीं सीखेगा तो कैसे चलेगा और फिर कैसे भागेगा। तो अगर पहले नंबर की कॉम्पिटेंसी पे ही, जैसे शब्दों को पहचानना, तो जब अगर बच्चे को शब्दों को पहचानना ही नहीं आता, ये कॉम्पिटेंसी ही डेवलप नहीं है, तो किस तरह से शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाएगा। फिर शब्द नहीं बनाएगा तो वाक्य कैसे बनाएगा, और वाक्य नहीं बना पाएगा तो भाषा पे उसकी कॉम्पिटेंसी कभी आएगी ही नहीं, राइट। तो बच्चों के लिहाज से भी ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर पेरेंट्स के हिसाब से इसको देखें क्यों ज़रूरी है उनके लिए, तो आप पाएंगे कि एक बच्चा क्लास में जो ज्ञान ले रहा है वो एक एग्जाम के थ्रू बता देता है कि उसको कितना आता है, लेकिन आप पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि जब उनका बच्चा घर पे जाकर प्राप्त किए गए ज्ञान को नॉर्मल लाइफ में अप्लाई ना कर पाए या अप्लाई कर ले, वहीं से वो आगता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में हमने बच्चों को सिखाया, नॉर्मल एटिकेट सिखाया कि मॉर्निंग में उठते ही गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं। तो अगर ये व्यवहार बच्चा घर पे जाकर करता है, ये उसके व्यवहार का एक अंग बन जाता है, तो पेरेंट्स सेटिस्फाइड फील करते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, कुछ अच्छा सीख रहा है। केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो लर्निंग आउटकम, कॉम्पिटेंसी का डेवलपमेंट, उनका आकलन और उनके आकलन के बेसिस पर एक पूरा प्लान करना कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये टीचर, पेरेंट और अभिभावक तीनों के लिए इस ट्राइपोलर प्रोसेस के लिए नितांत आवश्यक है, राइट। अब आधारशिला ध्यानाकर्षण में बहुत खुल के इसके बारे में बात की गई है और बहुत टेक्निकल टर्म्स में बात की गई है कि किस तरह से आप इसको असेस करेंगे, किस तरह से प्लान करेंगे और किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो बात करते हैं, इसमें ध्यानाकर्षण में बोला गया है कि इस लर्निंग आउटकम के जो लर्निंग गैप को असेस करने के लिए कक्षा के शुरुआत में ही बच्चों का एक प्री टेस्ट हो, एक आरंभिक परीक्षण हो। जब हम बच्चे को क्लास में एडमिशन देते हैं तभी हम उसका एक टेस्ट लें जिसमें पता चले कि उसका एक्चुअल लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, ताकि उसके हिसाब से उसे क्लास में अधिक ध्यान देकर, उसका ध्यान आकर्षित करके उसको उस क्लास के डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटकम तक, लर्निंग आउटकम तक लाया जा सके। तो बहुत टेक्निकल टर्म्स में, बहुत स्पेसिफाइड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मेट दिया हुआ है कि कैसे करना है, जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो जो प्री टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस आरंभिक परीक्षण की हम बात कर रहे हैं आकलन के लिए कि बच्चे का एक्चुअल लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग आउटकम को फोकस करने के लिए, उसमें ये कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 तक, क्योंकि बच्चा 7 के बाद ही लास्ट हमारी क्लास 8 है, तो 8 में एडमिशन लेगा तो एटलीस्ट उसको 7 तक का तो आना चाहिए। इसलिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 में जो मूलभूत दक्षताएं हैं उनके आधार पर एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, राइट। हर विषय का किया जा सकता है या एक विषय का, जिस तरह से भी हम करना चाहते हैं। तो एक टेस्ट पेपर बनाया जाए। उस टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन हो वो ज्ञानात्मक, बोधात्मक, तर्कात्मक और अनुप्रयोगात्मक होनी चाहिए। उनमें कितना परसेंटेज होना चाहिए ये भी बताया गया है। जैसे जो बोधात्मक टाइप के प्रश्न हैं वो 50% होने चाहिए, जो आपके अनुप्रयोगात्मक और आपके तर्क शक्ति वाले हैं वो 20% होने चाहिए। तो इस तरह से एक पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं किस तरह से 100% को 4 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, तर्कशक्तात्मक और अनुप्रयोगात्मक, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन को मिलाकर एक मिक्स्ड पेपर बनाएं। उस पेपर को बनाने के बाद आप बच्चों को इसे टेस्ट के लिए दें, राइट। तो ये पेपर बनाने से पहले एक पूरा प्लान दिया हुआ है। अगर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की हम बात करें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हैं वो होंगे 15 में 10 होंगे आपके ऑब्जेक्टिव और 5 होंगे सब्जेक्टिव। हर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम को फोकस करते हुए बनाया जाएगा। हर क्वेश्चन का मार्क
3 होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। आई होप वेरी क्लियर। कक्षा 3 से लेकर 5 तक जो प्री टेस्ट के लिए पेपर बनेगा उसमें 15 क्वेश्चन होंगे, 10 सब्जेक्टिव और 5 ऑब्जेक्टिव। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। एक लर्निंग आउटकम को जज करने के लिए, जैसे आप भाषा पर अगर बना रहे हैं तो भाषा शब्दों को पहचानना आता है, ये अपने आप में एक दक्षता है। इस दक्षता को जानने परखने के लिए एक क्वेश्चन ही बनेगा और हर क्वेश्चन का मार्क होगा 3 नंबर। तो प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से लेकर 5 तक ये पेपर होगा टोटल 45 नंबर का, राइट। अपर प्राइमरी की बात करें या फिर जूनियर हाई स्कूल जो हमारा 6 से 8 है, इन 3 कक्षाओं के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बढ़कर हो जाएंगे 25, जिसमें 20 होंगे ऑब्जेक्टिव और 5 होंगे सब्जेक्टिव। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और इसमें भी सेम रहेगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक लर्निंग आउटकम की दक्षता को फोकस करते हुए बनाया जाएगा, उसको आंकने के लिए बनाया जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट कर लिया जाएगा। अब ये पेपर बच्चों को दिया जाएगा, तो जब बच्चे पेपर दे रहे होंगे परीक्षा के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, किसी भी तरीके से भयपूर्ण वातावरण ना बने, मतलब बच्चे डरे सहमे ना हो, टीचर को भी ऐसा ना लगे कि उसका टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल सहज माहौल हो ताकि बच्चा फ्री होकर अपना रिस्पॉन्स दे सके। किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके की चीटिंग ना हो, नकल का माहौल ना हो। किसी भी लेवल पर टीचर बच्चों को हेल्प ना करे, क्योंकि भाषा को पढ़ पाना, भाषा को समझ पाना अपने आप में एक दक्षता है। अगर बच्चों को नहीं भी समझ आ रहा तो टीचर हेल्प ना करे, क्योंकि ये भी एक दक्षता है। और अगर टीचर ने क्वेश्चन पेपर पढ़ के बता दिया, इसका मतलब बच्चों में वो दक्षता नहीं है। तो टीचर बच्चों को इस परीक्षण के दौरान कोई भी मदद ना करे। और बाकी ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। हर बच्चे के पास अपना क्वेश्चन पेपर हो, अगर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो वो ब्लैक बोर्ड पे बिल्कुल साफ सुथरा उतरा हुआ हो, सबके पास प्रॉपर कॉपी हो ताकि वो इसको आंसर कर सकें, राइट। तो परीक्षा से पहले जो तैयारी करनी है कि क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर का होगा, सब्जेक्टिव कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ये सब बता दिया। दौरान इन चीज़ों का ध्यान रखना है, नकल ना हो, टीचर हेल्प ना करे, बच्चा अपने आप करे और सबके पास कॉपी और पेपर इंडिविजुअल अवेलेबल हो। अब पेपर ले लिया, उसके बाद इसका आकलन करना है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 से लेकर 5 कक्षा तक 15 क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर का होगा। और कक्षा 6 से लेकर 8 तक 25 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर का होगा। अब ग्रुपिंग करनी है बच्चों के जो भी नंबर आएंगे। तो जैसे पहले बोला कि एक लर्निंग आउटकम को आंकने के लिए एक क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो मान लीजिए पहले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल दे रही हूँ केवल, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। अगर बच्चे को 3 में से 3 नंबर आते हैं, इसका मतलब है बच्चे को वो पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम, वो कॉम्पिटेंसी पर पूरा कॉम्पिटेंसी है, उसको वो आता है, राइट। तो वो उस पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी को, क्षमता को, दक्षता को प्राप्त कर चुका है। अगर उसको 1 या 2 नंबर आते हैं, इसका मतलब अभी वो उस पर काम करना बाकी है। और अगर 0 आता है, इसका मतलब वो लर्निंग आउटकम उसको बिल्कुल भी नहीं आता। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट। तो अब 00 आएगा, 1 नंबर आएगा या 2 नंबर आएगा या 3 नंबर आएगा, हर क्वेश्चन में इस तरह से उसके टोटल मार्क्स देंगे। तो टोटल मार्क्स के आधार पर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक का अलग कैटेगराइजेशन है और 6 से लेकर 8 तक अलग कैटेगराइजेशन है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक टोटल मार्क्स थे 45। इन 45 मार्क्स में जो नंबर, अगर कोई बच्चा 15 नंबर या उससे कम लाता है तो वो ग्रुप सी में आएगा। अगर 16 से लेकर 20 तक नंबर लाता है तो वो ग्रुप बी में आएगा। और 21 से लेकर 45 नंबर तक लाएगा तो वो ग्रुप ए में आएगा। तो ये 3 कैटेगरी बनेगी बेस्ड ऑन द मार्क्स जो वो ऑब्टेन करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में जो 45 नंबर का बनाया गया है। अगर जूनियर हाई स्कूल की बात करें, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, तो ये कैटेगराइजेशन कैसे होगा इसको समझ लेते हैं। इसके लिए अगर बच्चे ने 25 नंबर या उससे कम लाया है तो वो जाएगा ग्रुप सी में। अगर वो 26 से लेकर 34 नंबर लाया है तो वो जाएगा ग्रुप बी में। और अगर वो 25 से लेकर 34 तक बी में और 35 से लेकर 75 तक
इसके बीच में अगर उसके नंबर आते हैं तो वो जाएगा ग्रुप ए में। तो जैसे मैंने पहले आपको बोला कि अगर ग्रुप ए अलग हो गया, ग्रुप बी अलग हो गया, ग्रुप सी अलग हो गया, तो जो रिमीडियल टीचिंग में जाएगा, जो ध्यानाकर्षण शिविर में जाएगा, तो पहले टेस्ट की बात कर ली, फिर टेस्ट कैसे दिलाया जाएगा, टेस्ट हो गया, उसके जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे ग्रुपिंग कर ली। अब ग्रुपिंग के बाद इनके लिए ध्यानाकर्षण शिविर का प्रावधान किया गया है। एक आकर्षित मतलब एक इस तरीके का शिविर जिसमें बी और सी में आने वाले बच्चों को विशेष ध्यान देकर, विशेष टाइम देकर उनके लर्निंग गैप को ब्रिज किया जाएगा। तो इसमें जो बात की गई है वो है 50 दिन के शिविर की, जो लगभग 2 महीने होते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स इसमें भी दिए हुए हैं कि किस तरह से आप शिविर का आयोजन करेंगे। हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट हर दिन में 1 घंटा जरूर मिले। तो आप भाषा पढ़ें, गणित पढ़ें, साइंस पढ़ें, परिवेश पढ़ें, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 1 घंटा प्रतिदिन आवश्यक है। 50 दिन का शिविर है और किसी भी तरीके से बच्चों को हीन भावना ना आए कि वो बाकी के बच्चों से अलग हैं। तो इनका जो शिक्षण है वो पूरी तरीके से रुचिपूर्ण हो, एक्टिविटी बेस्ड हो और करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता हुआ हो, ताकि इनको ये ना लगे कि इन्हें अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। राइट। तो आप देखिए बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ध्यानाकर्षण में इन मुद्दों पे बात की गई है कि लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम जो एक्चुअल लेवल ऑफ लर्निंग है और जो डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्निंग है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू क्लास, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो लर्निंग गैप है। उस लर्निंग गैप को कम करने के लिए, मेन स्ट्रीम करने के लिए, ब्रिज करने के लिए इन्होंने असेसमेंट की बात की है। असेसमेंट कैसा होना चाहिए उसके लिए उन्होंने कहा आइडेंटिफिकेशन के लिए एक प्री टेस्ट होना चाहिए। प्री टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर कैसा होना चाहिए, उसमें क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसकी बात की गई। फिर क्वेश्चन पेपर देते समय बच्चा और टीचर किन बातों का ध्यान रखिए उसकी बात की गई। क्वेश्चन पेपर होने के बाद जो अंक आए उसके आधार पर A, B, C 3 ग्रुपिंग की गई और फिर B और C के बच्चों को विशेष ध्यान लगाते हुए उनके लर्निंग गैप को कम करने के लिए ध्यानाकर्षण शिविर की बात की गई, जो 50 घंटों का लगभग 50 दिनों का लगभग 2 महीने का शिविर की बात की गई, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप बुक पे देखेंगे तो आपको दिखेगा। इस पूरे फॉर्मेट की, इसमें 2 तरीके के फॉर्मेट भी दिए गए हैं कि किस तरह से लर्निंग आउटकम को आप मैनेज करेंगे। जैसे प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका है, उसको हम जैसे रजिस्टर की तरह मेंटेन करते हैं, इसी तरह से हर लर्निंग आउटकम के बारे में एक टीचर को उसके बच्चे को लेकर जानकारी होगी तो पता होगा। और सबसे लास्ट में ध्यानाकर्षण में बात की गई है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन असेसमेंट की, क्योंकि ध्यानाकर्षण ये कहना चाहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब बच्चा क्लास में आ रहा है हम कि तभी केवल प्री असेसमेंट करके उनको ध्यानाकर्षण शिविर के थ्रू लर्निंग गैप कम कर देंगे। लर्निंग गैप कभी भी बन सकता है। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर क्षेत्र, केवल एग्जाम दे के ही नहीं बल्कि बच्चे के दिन प्रतिदिन व्यवहार में वो जो काम करता है, किस तरह से लीडरशिप लेता है, किस तरह से कोऑपरेटिव व्यवहार करता है, किस तरह से टीम के साथ काम करता है, इन सबको साथ में लेकर चलते हुए और किस तरह से कंटिन्यूअस मतलब क्लास के अंदर और क्लास के बाहर रिटन, ओरल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू दिन प्रतिदिन हर तरीके से बच्चों का इवैल्यूएशन होता रहना चाहिए, ताकि जब भी कोई लर्निंग गैप आए तो वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उस पर तुरंत काम हो जाए। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ जो है वो बात की गई है ध्यानाकर्षण के भाग 2 में। आई होप ये आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएगी, समझ पे कि कैसे इसको समझें, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें और कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें बच्चों के इस लर्निंग गैप को कम करने के लिए। भाग 3 के साथ जल्दी आऊँगी और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से ध्यानाकर्षण को हम रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करते हुए इसका बेस्ट यूज़ कर सके। अगर आपको मेरे वीडियोस, उनका कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, फील फ्री टू शेयर इट विद मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड थर्ड भाग के साथ जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।